हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी लोगों का आरडी क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अपनी बोर्ड की तैयारी जो है 2025-26 के लिए प्यारे बच्चों जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ये हमारा न्यू बैच है 2026 के बोर्ड के एग्जाम के लिए। प्यारे बच्चों, हमारे बिलियन का फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका है। आज मैं आप लोगों को सेकंड लेक्चर पढ़ाने वाला हूं। प्यारे बच्चों, देखिए हमारा जो वीडियो रहेगा वो ज्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि 40-45 मिनट या 30 मिनट के अंतर ही रहे, जिससे आपको फेयर बनाने में और वीडियो को देखने में और रिपीट करने में प्यारे बच्चों ज्यादा आसान रहे। ठीक है, तो देर ना करते हुए मैं लेक्चर 2 को स्टार्ट करता हूं। आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए प्यारे बच्चों कि आपको कैसा वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और प्यारे बच्चों किस तरह से पढ़ाने का अंदाज अच्छा लग रहा है या नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? विलयन के प्रकार। क्या पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों? फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे विलयन के प्रकार। सेकेंड लेक्चर में भी हम लोग विलयन के प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन किसके आधार पर? हम इसके पहले जो पढ़ रहे थे विलयन के प्रकार, वह था अवयव की मात्रा के आधार पर। ठीक है, आज का जो हमारा है वो किसके आधार पर है? देखिए बच्चों, विलयन के अवयव के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 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 के प्रकार पर बच्चों, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। किसके प्रकार पर बच्चों? विलयन, यहाँ विलयन रहना चाहिए। ठीक है भाई लोग, विलयन, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, विलयन, विलयन के प्रकार। तो बच्चों मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। जैसे ये आपका हो गया विलय, ठीक है, और ये हो गया विलायक। तो ध्यान दीजिए, विलायक जैसे हो सकता है ठोस, द्रव, गैस। ये विलायक के कंडीशन है, या तो विलायक ठोस में हो, या तो द्रव में हो, या तो गैस में हो। और विलय, विलय किस में हो सकता है? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, जैसे विलय क्या क्या विलय का क्या कंडीशन है? विलय को एक कंडीशन ये है, जैसे आप विलायक ठोस लिए, ठीक है, इस ठोस में हम विलय को 3 प्रकार से मिला सकते हैं। कौन कौन कंडीशन में बताइए? कौन कौन से कंडीशन में मिला सकते हैं? ठोस, ठीक है, ठोस मिला सकते हैं। ठीक है भाई लोग, चलिए थोड़ा सा इसको ऐसे हटा दीजिए, ध्यान से देखिए। मतलब विलायक क्या है? ठोस है ना। जब विलायक ठोस है तो विलय को विलायक में मिलाने के लिए 3 अवस्थाएं हैं। एक अवस्था यह है कि हम इस ठोस में ठोस को मिला दें, या तो हम इस ठोस में द्रव को मिला दें, या तो इस ठोस में गैस को मिला दें। मतलब समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? इसका मतलब एक विलायक विलायक ठोस अवस्था में रहे, एक ही विलायक में हम 3 प्रकार के विलय मिला सकते हैं। मतलब ये है, एक ही प्रकार के विलायक में हम 3 प्रकार के विलय को मिला सकते हैं। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। अब आप सोचिए प्यारे बच्चों कि एक प्रकार के विलायक में 3 प्रकार के विलय मिलाकर विलयन बनाया जा रहा है, तो टोटल 3 प्रकार के विलयन बनेंगे। भाई एक प्रकार के विलायक में 3 प्रकार के विलय मिलाकर तो कितने प्रकार का विलयन बनाया गया? 3 प्रकार का। ऐसे इसमें भी हम कर सकते हैं, ऐसे प्यारे बच्चों हम इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी विलय कौन कौन मिला सकते हैं? यहाँ पर विलायक द्रव अवस्था में है, लेकिन जो हमारा विलय होगा 3 कंडीशन में मिला सकते हैं, या तो ठोस रहे, या तो द्रव रहे, या तो प्यारे बच्चों गैस रहे। ये हमारा है विलय। ये क्या है? विलय। अब आप सोचिए प्यारे बच्चों कितने प्रकार के विलयन हो गए, गिन लीजिए कितने प्रकार के हो गए? 6। और यहाँ पर विलायक हमारा किस अवस्था में है? विलायक है गैस। अब इस गैस विलायक में एक ही प्रकार का विलायक है, हम इसमें 3 प्रकार के विलय को मिला सकते हैं। इसमें 3 प्रकार के विलय को मिला सकते हैं। कौन कौन? ठोस, द्रव और प्यारे बच्चों गैस। इतने प्रकार के विलय को हम मिला सकते हैं। देख लीजिए टोटल कितने प्रकार के विलय हो गए? 9। 3 3 6 3 9। मतलब प्यारे बच्चों भौतिक अवस्था के आधार पर, अवयव के भौतिक अवस्था के आधार पर
विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। समझ में आया पैर बच्चों आप सभी लोगों को? इस कंडीशन में होते हैं। इन सभी के एग्जाम्पल और मैं हर चीजों को समझाने का बेहतर प्रयास करता हूं। ध्यान दीजिए पैर बच्चों, विलयन की जो प्रकृति होती है, विलयन की जो प्रकृति होती है किस पे निर्भर करती है? विलयन की प्रकृति, ठीक है, विलयन की प्रकृति विलायक पर निर्भर करती है। विलायक पर निर्भर करती है, विलायक पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। समझ रहे हैं बच्चों? विलयन की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? विलायक पर निर्भर करती है। इसका अर्थ समझिए, विलायक पर निर्भर करने का मतलब क्या होता है? विलायक जिस कंडीशन में रहेगा, विलायक की जैसी अवस्था रहेगी, विलयन भी उसी अवस्था में बनेगा। मतलब यह है विलायक की जो प्रकृति, विलयन की जो प्रकृति है वो किस पे निर्भर करती है? विलायक पर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए विलायक आपका ठोस है तो जो विलयन बनेगा वो भी ठोस ही बनेगा। यदि आपका विलायक द्रव है तो जो विलयन बनेगा वो भी द्रव बनेगा। यदि विलायक आपका गैस है तो जो विलयन बनेगा वो भी गैस अवस्था में बनेगा। ठीक है, तो बच्चों इन चीजों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए। मैं अब एक एक एग्जांपल करके सबको समझा दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और हमें आप लोग आगे समझाने का मौका देंगे। देखिए बच्चों, गैसीय विलयन, गैसीय विलयन का अर्थ समझते हैं? गैसीय विलयन है, गैसीय विलयन का मतलब क्या है? इसमें विलायक कौन से अवस्था में? विलयन के प्रकार। गैसीय विलयन का मतलब यह हुआ कि विलायक, भाई विलयन की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? विलायक पर। तो वह गैसीय विलयन है, तो गैसीय विलयन का मतलब जो विलायक होगा कौन से अवस्था में होगा? गैस अवस्था में। विलय देखिए, गैस, द्रव, ठोस। अब विलायक क्या है? गैस गैस गैस, है ना? तो गैस को गैस में मिलाएंगे तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन गैस में। देखिए कौन सा मिश्रण है बच्चों? ध्यान से देख लीजिए, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। गैस का गैस में, ऑक्सीजन भी गैस, नाइट्रोजन भी गैस। द्रव गैस का, द्रव गैस में, मतलब द्रव को आप गैस में मिला रहे हैं। द्रव को जो गैस में मिलाएंगे तो कौन सा एग्जाम्पल है? क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में। क्लोरोफॉर्म को हम किस में मिलाते हैं? नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म लिक्विड अवस्था में भी मिलता है तो उसको हम किस में मिलाते हैं? नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, आगे क्या होता है? ठोस का गैस में, मतलब किसी ठोस को गैस में मिलाने का कोई एग्जाम्पल बताइए। कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, जैसे आप देखते हैं ऐसा भी एग्जाम्पल होता है, कपूर को जब हम जलाते हैं तो कपूर ठोस में रहता है, जैसे ही उसको जलाते हैं तो वातावरण में तुरंत गैस के रूप में घुल जाता, डायरेक्ट वो ठोस से किस में बदल जाता है? गैस में। गैस के रूप में वातावरण में घुल जाता है तो वायु में घुल गया ना। नाइट्रोजन का मतलब कि कपूर का एग्जाम्पल है बच्चों। अब देखिए अगला कौन सा विलयन है? अगला ये तीन जो विलयन दिख रहे हैं आप लोगों को, ये यहां से यहां तक, ये विलयन क्या है? द्रवीय विलयन। और ये जो विलयन यहां से यहां तक दिख रहे थे, ये कौन सा विलयन था? गैसीय विलयन। ठीक है, और ये ठोस विलयन जो यहां से यहां तक का है। अब देखिए, द्रव्य विलयन का मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है। द्रव्य विलयन का मतलब, द्रव विलयन का मतलब वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में रहता है। जैसे विलय ठोस में है, विलायक द्रव में है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। ठीक है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है और जल आपका द्रव है। द्रव का, द्रव में एग्जाम्पल एल्कोहल। देखिए जल में घुला हुआ एल्कोहल, एल्कोहल प्लस जल का भी एग्जाम्पल, लोग शराब बना के पीते हैं पानी डालकर। ठीक है, वो कौन से एग्जाम्पल है? द्रव का द्रव में विलयन। ठोस का द्रव में विलयन, जल में घुली हुई ग्लूकोज या चीनी, ठोस का द्रव में विलयन है। फिर आगे, अब देखिए अगला ठोस विलयन। ठोस विलयन का मतलब आपका जो विलायक है वो ठोस अवस्था में रहेगा, जो विलयन है वो तो तीनों कंडीशन में रहेगा विलय। गैस का ठोस में मिश्रण, गैस का ठोस में विलयन का कोई एग्जाम्पल बताइए। गैस का ठोस में कोई एग्जाम्पल बताइए। इस गैस को ठोस में मिला रहे हैं, हाइड्रोजन का पैलेडियम पर विलयन, हाइड्रोजन को पैलेडियम में मिलाते हैं बच्चों। ठीक है, और हाइड्रोजन जाकर उस पैलेडियम पे चिपक जाता है, अधिशोषण हो जाता है। ठीक है, आगे द्रव का ठोस में विलयन, पारे का सोडियम के साथ अमलगम, पारे को सोडियम के साथ मिलाते हैं तो जो अमलगम बनता है वो कौन से विलयन का होता है? ठोस का, द्रव का ठोस में विलयन। ठीक, अगला क्या है? ठोस का ठोस में विलयन, तांबे का सोने में विलयन, तांबे को सोने में मिला के बेचते हैं लोग।
आभूषण बनाते हैं ना, समझ रहे हैं बच्चों। ये सब एग्जाम्पल थे। देखिए 9 प्रकार के आपके विलयन हैं। यदि आप लोगों को हमारी बात इतनी क्लियर हो चुकी है तो आप लोग इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। और इसमें 2-3 एग्जाम्पल, जैसे द्रव का द्रव में, द्रव का और गैस का, मतलब कि देखिए एक द्रव का द्रव में एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक गैस का गैस में, और एक ठोस का द्रव में। ये तीनों एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो चुका है होगा। अब चलते हैं बच्चों अगले पॉइंट पे, समझते हैं। ज्यादा बड़ा लेक्चर तो नहीं रहेगा, क्योंकि अब अगला लेक्चर जो आएगा वो सांद्रता के आधार पर इन सभी का वर्गीकरण होगा। जैसे हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमानायतन प्रतिशत, आयतनायतन प्रतिशत, पीपीएम सांद्रता, इन सभी को एक लेक्चर में फाइनल करेंगे। उसके बाद मोलरता, नॉर्मलता, ऐसे एक एक करके एक एक लेक्चर को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। विलेयता क्या होता है पहले समझना है हमें। विलेयता कौन सी चीज है? विलेयता क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। विलेयता का मतलब, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, विलायक। मान लीजिए आपका विलायक हो 100 ग्राम, कितना, 100 ग्राम। 100 ग्राम आप विलायक लिए हैं। विलायक कितना है, 100 ग्राम है। इस 100 ग्राम विलायक में आप अधिक से अधिक, ठीक है, इस 100 ग्राम विलायक में आप अधिक से अधिक कितने विलेय को मिला सकते हैं, वही इसकी होती है विलेयता। मतलब किसी 100 ग्राम विलायक में, विलायक द्वारा विलेय को घोलने की जो क्षमता होती है, मतलब ये 100 ग्राम विलायक में आप जितना विलेय घोल सकते हैं, अधिकतम से अधिकतम जितना विलेय घोला जा सके, उसी को कहते हैं विलेयता। मतलब इस विलायक की विलेयता, मतलब इसकी, इस विलायक द्वारा विलेय पदार्थ को घोलने की जो क्षमता होती है, वही हमारा कहलाता है विलेयता। स्थिर ताप पर किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी पदार्थ की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सके, किसी पदार्थ की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है, उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? मतलब इस 100 ग्राम विलायक में किसी पदार्थ को अधिकतम से अधिकतम कितना घोला जा सके, उसे उस पदार्थ की क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। अधिक से अधिक आप इसमें पदार्थ को कितना घोल सकते हैं, वही उसकी क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। किसी 100 ग्राम विलायक में अधिक से अधिक किसी पदार्थ को कितना घोला जा सके, वही उसी को उसकी क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इस 100 ग्राम विलायक में हम जितना, मान लीजिए इस 100 ग्राम विलायक में हमने 25 ग्राम विलेय को घोल लिया, तो इसकी विलेयता कितनी हो गई, 25 ग्राम। अधिक से अधिक कितना घोला जा सका, 25 ग्राम। यदि आप अधिक से अधिक 100 ग्राम घोल सकते थे, इसकी विलेयता 100 ग्राम। 250 ग्राम घोल सकते थे अधिक से अधिक, इसकी विलेयता 250 ग्राम। लेकिन यहाँ पर 25 ग्राम अधिक से अधिक हम इसमें, इस 100 ग्राम विलायक में अधिक से अधिक हम 25 ग्राम पदार्थ को घोल पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसकी विलेयता कितनी है, 25 ग्राम है। समझ गए नहीं आप सभी लोग बच्चों? हमारी बात यदि आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका है तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेकर फिर हमारे साथ बनाते रहें। ज्यादा बड़ा तो लेक्चर होता नहीं है, छोटा लेक्चर हमारा रहता है, जिससे आपको फिर बनाने में और पढ़ने में, रिपीट करने में आसान रहे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग पहले इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बच्चों हम पढ़ेंगे, आप लोगों को बताएंगे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत अच्छी बात है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक को समझना। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला बच्चों विलेयता तथा विलायक की प्रकृति पर। विलेय तथा विलायक की प्रकृति पर मतलब, यदि सेम प्रकृति रहेगी विलेय और विलायक की तो उसकी विलेयता बढ़ जाएगी। यदि विपरीत प्रकृति रहेगी विलेय और विलायक की तो उसकी विलेयता घट जाएगी। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, उनमें गहरी मित्रता है और दोनों एक ही सोच के हैं, अर्थात दोनों की मानसिकता एक जैसी है, तो बताइए उन दोनों की दोस्ती काफी समय तक चलेगी, जिंदगी भर तक चलेगी। लेकिन दोनों व्यक्ति हैं अलग अलग मानसिकता के हैं, तो क्या वो एक साथ रह सकते हैं? बताइए, क्या वो एक साथ रह सकते हैं या नहीं? बताइए बच्चों, हाँ या ना? नहीं रह सकते। जैसे 2 पति और पत्नी का रिश्ता है, पति और पत्नी का रिश्ता, यदि दोनों एक ही कंडीशन के, दोनों एक ही मानसिकता के हैं, अच्छे विचार हैं दोनों के, तो दोनों साथ में अच्छे से रह सकते हैं।
लेकिन दोनों का कंडीशन अलग अलग है, दोनों अलग अलग मार्ग से चलते हैं, अर्थात दोनों का मानसिकता अलग अलग प्रकार का है, तो दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं, तो क्या एक साथ रह सकते हैं? नो। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? लाइक डिजॉल्व लाइक, सेम को सेम में घोला जा सकता है, ठीक है। लाइक डिजॉल्व लाइक, सेम को सेम में घोला जा सकता है, विपरीत को सेम विपरीत में नहीं घोल सकते। जैसे जैसे प्यारे बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए जो आपका जल है, जल में हम प्यारे बच्चों नमक को घोलते हैं, तो नमक की घोल मतलब इस जल में हम नमक को ज्यादा से ज्यादा घोल सकते हैं, ठीक है। हम इस नमक मतलब जल में नमक को ज्यादा से ज्यादा घोला जा सकता है, क्योंकि जल क्या होता है प्यारे बच्चों? ध्रुवी होता है। क्योंकि जल की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवी होती है, ठीक है। जल की प्रकृति होती है ध्रुवी, ध्रुवी। जल की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? ध्रुवी होती है। और जो आपका NaCl होता है, NaCl की भी प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवी होती है। NaCl की प्रकृति भी कैसी होती है बच्चों? ध्रुवी होती है। समझ में आप सभी लोगों को? जल की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवी। NaCl की भी प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवी। और देखिए लाइक डिजॉल्व लाइक, इनकी घोलने की क्षमता देखिए, इनकी विलेयता बढ़ेगी कि घटेगी? इनकी विलेयता बढ़ेगी, विलेयता बढ़ेगी, बढ़ेगी, ठीक है। इनकी विलेयता क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी, ठीक है। इनकी विलेयता बढ़ेगी, बढ़ेगी, ठीक है। इनकी विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या आप लोगों को हमारी बात समझ में आ गया? देखिए विलेयता कब बढ़ेगी? जब दो विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति क्या हो? सेम हो। ये आपका विलायक है, जल क्या होता है? विलायक है, ठीक है। और ये क्या है? विलेय है। तो दोनों की प्रकृति क्या है? सेम है। जब दोनों की प्रकृति सेम है तो इनकी विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे जैसे एग्जांपल ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे बेंजीन है, ठीक है। जैसे बच्चों आपका क्या है? बेंजीन है। बेंजीन भाई, बेंजीन आ जाओ। बेंजीन जैसे क्या है? बेंजीन। इस बेंजीन में हम घोल रहे हैं CCl4। CCl4 का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये भी अध्रुवीय होता है, ठीक है। और ये भी अध्रुवीय होता है बच्चों। ये भी क्या होता है? अध्रुवीय होता है, ठीक। अध्रुवीय, अध्रुवीय, ठीक है। ये भी अध्रुवीय होता है, ये भी अध्रुवीय होता है। तो बताइए इनकी विलेयता बढ़ेगी या घटेगी? लाइक डिजॉल्व लाइक, दोनों सेम सेम है, तो इनकी विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। विलेयता बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। मतलब आपसे पूछा जाएगा विलेय तथा विलायक की प्रकृति पर विलेयता कैसे निर्भर करता है, तो आप बोलेंगे यदि विलेय और विलायक की प्रकृति सेम है तो विलेयता बढ़ जाएगी, यदि विलेय तथा विलायक की प्रकृति अलग अलग है तो विलेयता घट जाएगी। मैं आपसे बोल दूं कि CCl4 को जल में घोल सकते हैं? क्या CCl4 को जल में घोला जा सकता है अधिक से अधिक? नो, क्योंकि CCl4 और जल की प्रकृति अलग अलग है, तो इनकी विलेयता घट जाएगी, ठीक है। इनकी विलेयता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो बच्चों पहले आप लोगों इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको और इसको आपस में घोल के बता दे रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को हमारी बात समझ में आ, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, आप फेयर में लिखना चाहें तो विलेय तथा विलायक की प्रकृति पर लिख सकते हैं कि विलेय तथा विलायक की प्रकृति समान होती है तो विलेयता बढ़ जाएगी, यदि विलेय तथा विलायक की प्रकृति अलग अलग होती है तो विलेयता घट जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग पहले इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि जल में यदि हम CCl4 को घोल दें तो विलेयता बढ़ेगी कि घटेगी? तो बच्चों इसकी विलेयता जो है, विलेयता घट जाएगी, विलेयता घट जाएगी, ठीक है। घट जाएगी, घट जाएगी। क्यों? क्योंकि जल की जो प्रकृति होती है वो ध्रुवी होती है, जल की प्रकृति ध्रुवी होती है, लेकिन जो आपका CCl4 की प्रकृति होती है वो अध्रुवीय होती है। क्या लाइक डिजॉल्व लाइक है? क्या नहीं है। मतलब प्यारे बच्चों, जब विलेय और विलायक की प्रकृति सेम होगी तब विलेयता बढ़ेगी, और विलेय विलायक की प्रकृति अलग अलग होगी तो विलेयता घट जाएगी। समझ में आप सभी लोगों को? यदि हमारी बात इतना क्लियर हो गया है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्या है? अगला मतलब कि विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? अगला है ताप, ठीक है। अगला क्या है? ताप। ताप पर विलेय विलायक की प्रकृति मतलब कि विलेयता कैसे प्रभावित होता है? ताप के द्वारा।
ताप के द्वारा विलेयता कैसे प्रभावित होता है इसके बारे में समझिए। जैसे प्यारे बच्चों मैं आपसे कह दूं कि जैसे ग्लूकोज को, मतलब चीनी है, जैसे ग्लूकोज को आप जल में मिलाइए, ठीक है। उसके बाद आप एक काम कीजिए कि चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिला दीजिए H2, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिला दीजिए। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, या चूना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चूना प्लस जल, चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। देखिए आप ध्यान दीजिए इसको और इसको ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारी बात को समझिएगा। ग्लूकोज प्लस जल को जब आपस में मिलाते हैं तो ग्लूकोज को जल में मिलाने पर आप देखते हैं कि जो जल है वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होता है कि नहीं रहता है, बताइएगा, आप जाके प्रैक्टिकल कीजिएगा। पहले ग्लूकोज को और पानी को मिलाइएगा, देखिएगा जो विलयन बनेगा वो ठंडा रहेगा, ठीक है भाई। ग्लूकोज ठंडियों में, गर्मियों में क्या करते हैं लोग, ग्लूकोज पीते हैं ना, पीते हैं अब देखिए चूना प्लस जल, पहले के जमाने में घर का जब पेंट करते थे हम लोग, अब तो प्लास्टिक पेंट आ गया है, सब चीज वगैरह आ गया है, बिरला व्हाइट आ गया है, इन सभी चीजों का यूज कर रहे हैं फैशन के लिए। लेकिन पहले जमाने में हम लोग चूना को पानी में मिला के घर की पुतैया की जाती थी, पेंट किया जाता है। और जब चूने को पानी में मिलाते थे तो जब चूने को पानी में मिलाया जाता था, पानी हीट हो जाता था और वहां से उष्मा बाहर निकलता था। अब ध्यान दीजिएगा, जब इस चूने को पानी में मिलाते थे तो वहां पानी में मिलाने पर जो चूना था उसमें उबलने लगता था, और जो पानी था ना वो हीट हो जाता था। जब पानी हीट हो जाता था तो वाष्प के रूप में पानी बाहर निकलता था। पता होगा आप सभी लोगों को, जब चूने को पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो पानी है वो हीट हो जाता था, जिसके वजह से वहां से उष्मा कहाँ निकलता था, बाहर। समझ रहे हैं, वहां उष्मा कहाँ निकलता था, बाहर। तो आप ध्यान दीजिएंगे कि इसको मिलाने पर पानी ठंडा हो रहा है विलयन, और इसको मिलाने पर जो विलयन बन रहा है वो गर्म हो जा रहा है। तो ये उष्मा शोषी है, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी, और ये है उष्मा छेपी, उष्मा छेपी, उष्मा शोषी और यह है उष्मा छेपी, ठीक है। शोषी मतलब वो अवशोषण कर रहा है, उष्मा को खींच रहा है, लेकिन ये उष्मा को कहां कर रहा है, बाहर। जब विलयन हमारा उष्मा शोषी बनेगा तब तो विलेयता बढ़ जाएगी, जब विलयन उष्मा छेपी बनेगा तो विलेयता घट जाएगी। कैसे? क्योंकि जब चूने को पानी में मिलाएंगे तो पानी जो है वो गर्म हो जाता था, और गर्म होने की वजह से वाष्प के रूप में बाहर निकलने लगेगा, उष्मा के रूप में कहां निकलने लगेगा, बाहर। जब जल बाहर निकलने लगेगा तो उस चूने में पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। जब पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या और विलेय को आप घोल सकते हैं, नो, क्योंकि पानी ही नहीं रह जाएगा तो क्या और चूने को डाल सकते हैं, क्या और चूना उसमें घुल सकता है, नहीं घुल सकता है। इसका मतलब है बच्चों, लेकिन ग्लूकोज को जल में डालने पर उष्मा वहां बाहर नहीं निकलता, वो उष्मा खींचता है। इसका मतलब इसकी विलेयता बढ़ जाएगी, विलेयता बढ़ेगी, और इसकी विलेयता क्या हो जाएगी, विलेयता, ठीक है, विलेयता घटेगी, ठीक है। पूछा जाएगा कि ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो बोलेंगे यदि पदार्थ को, अवयव को मिलाने पर हमारा जो विलयन बन रहा है, यदि विलयन उष्मा शोषी होगा तब तो विलेयता बढ़ेगी। लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा विलयन उष्मा छेपी हो जाए तो विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे आप क्या कर सकते हैं, चीनी और पानी को भी मिलाएंगे तो वो ठंडा रहता है, इसका मतलब वो भी उष्मा शोषी होता है, तो उसकी भी विलेयता बढ़ जाएगी। आप चीनी को ज्यादा से ज्यादा घोल सकते हैं पानी में, लेकिन चूने को ज्यादा से ज्यादा नहीं घोल सकते, क्योंकि चूने को जितना ज्यादा घोलेंगे उसमें पानी कम होता जाएगा, तो उसकी विलेयता तो ऑटोमेटिक घट जाएगी। समझ में आप सभी लोगों को प्यारे बच्चों कि विलेयता किस पे निर्भर करता है। यदि आप सभी लोगों को इतना क्लियर हो गया है प्यारे बच्चों, तो आप लोग इसका भी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट।
ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं। तो बच्चों हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, अब मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर जो लाऊंगा उसमें आप लोगों को द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू बच्चों।